समीन अफरा सियाब खटक लिखते हैं कि 8 जनवरी 2007 को आसमा जहांगीर और मैं लाहौर से पीआई की परवाज़ में मुल्तान पहुंचे, जहां एचआरसीबी के कारकुनों ने हमारे आगे के ज़मीनी सफ़र के लिए किराए की जीप का बंदोबस्त किया था। हमने देखा कि मुल्तान एयरपोर्ट और आगे के सफ़र में बहावल नगर और डेरा गाजी खान, जहां इंसानी हकूक़ के कारकुन हमें मिलने आए थे, वहां जासूसी इदारों के अफराद का एक गिरोह भी हमारा मुंतज़िर था और उन्होंने उस जीप की तस्वीर भी खींची जिसमें हम सफ़र कर रहे थे। हम जब कश्मीर पहुंचकर बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल हुए तो शाम हो चुकी थी। रेंजर्स की चेक पोस्ट पर हमें रोक कर शनाख्त कर ली गई। हमारी जीप से आगे चंद सहाफ़ी दोस्त अपनी गाड़ी में जा रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमें कलाशनकोव से फायरिंग की आवाज़ करीब से सुनाई दी। शुरू में हमारा ख्याल था कि किसी और पर फायरिंग हुई है और हम इत्तफाक से बीच में आए हैं, लेकिन फायरिंग का अगला बर्स्ट बिल्कुल हमारी गाड़ी के करीब लगा, जिससे काफ़ी गिर्दो गुबार उठा और हमें यकीन हो चला कि फायरिंग हमारी गाड़ी ही पर हुई है। आसमा जंगीर पिछली सीट पर बैठी थी और मैं फ्रंट सीट पर बैठा था। आसमा ने ड्राइवर को गाड़ी रोक कर पीछे ले जाने का कहा। मैंने भी ड्राइवर को एहतियातन गाड़ी पीछे की तरफ चलाने का कहा। मैंने देखा कि कुछ फासले पर दो आदमी, जिन्होंने पहले 2 बरस्ट लेट कर चलाए थे, उठ खड़े हुए। दरअसल वो पहले ये देखना चाहते थे कि हमारे साथ कोई मुसल्ला मुहाफिज तो नहीं है। जब हमारी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई तो वो पगड़ियों से अपने चेहरे ढांपे हमारी तरफ आने लगे और उन्होंने एक बार फिर एक बरस्ट मारा जो बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे लगा। हमारी खुशकिस्मती ये थी कि सड़क बिल्कुल सीधी थी और ड्राइवर ने पूरी चालाकी के साथ गाड़ी तेजी से रिवर्स कर ली। एक और अच्छी बात ये हुई कि हमारी सूरत हाल से बेखबर एक ट्रक पीछे से चलता हुआ हमारे करीब पहुंचा। जहां ट्रक की हेडलाइट्स हमलावरों को नजर आई तो वो पीछे की तरफ ये सोचकर भागे कि गोया हमें बचाने के लिए कोई ट्रक आया है। जब हमलावर फरार हो गए तो हमने भी गाड़ी का रुख मोड़ा और थोड़े फासले पर रेंजर की चौकी के दरवाजे पर पहुंचकर हमने वहां खड़े संतरी से किसी जिम्मेदार अफसर को बुलाने का कहा। एक कप्तान बाहर आया तो हमारे पूछने पर उसने बताया कि उसने हमारे ऊपर होने वाली फायरिंग की आवाज़ सुनी, लेकिन वो और उसका अमला बाहर इसलिए नहीं निकले कि उनको शाम के बाद चौकी से बाहर ना निकलने की हिदायत है। बहरहाल हम कश्मीर चेक पोस्ट की तरफ वापस लौटे और सड़क के करीब एफसी के मकामी हेडक्वार्टर में रात गुजारने की जगह मांगी। वहां से फ़ोन करके हमने रुझान के डीएसपी को बुलाया। हमने वाक़े की एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखी हुई दरख्वास्त दी, लेकिन ये एफआईआर दर्ज ना हो सकी। थोड़ी देर के बाद डेरा बुगटी का उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद लासी वहां पहुंचा। उसे हमारे ऊपर होने वाली फायरिंग का इल्म था। जब हमने उससे फायरिंग करने वालों की शनाख्त के बारे में पूछा तो उसने ख्याल जाहिर किया कि उन लोगों का ताल्लुक बुगटी कबीले की कल्पर शाख से हो सकता है जो नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ है, लेकिन हमें यकीन था कि फायरिंग के पीछे रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुलव्वस थीं जो हमारे मिशन को रोकना चाहती थीं। बहरहाल हम कश्मीर के करीब रात गुजारने के बाद दोबारा सुई के सफ़र पर रवाना हुए और अब्दुल समद लासी भी अपने लाओ लश्कर समेत हमारे साथ चल पड़े। बज़ाहिर वो हमारी हिफाजत कर रहे थे, लेकिन असल मकसद हमारे दौरे को कंट्रोल में रखने का था। हमने सुई पहुंचकर अपने बैग वगैरह रेस्ट हाउस में रखे। बाज़ार में निकलकर लोगों से मुलाकातें की। लोगों में मुमकिना फ़ौजी ऑपरेशन की वजह से काफ़ी तशवीश मौजूद थी और फिर हम लोग डेरा बुगटी चले गए। डेरा बुगटी एक फ़ौजी मुआसरे के अंदर जंग ज़दा टाउन का मंजर पेश कर रहा था, जहां महीने भर से स्कूल बंद पड़े थे। यहाँ पर बम्बोर स्काउट्स के कमांडेंट कर्नल फुरकान हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने हमें हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी पर मुसल्ला गिरोह और दहशत गर्दों के बारे में ब्रीफिंग दी। उसके बाद हम नवाब अकबर बुगटी साहब की रिहाइशगाह बुगटी हाउस चले गए। नवाब साहब चंद दिन पहले फौज के हमले के खतरे के पेश नज़र करीबी पहाड़ियों में चले गए थे।
जब हम इंसानी हकूक कमीशन के वफ्द के साथ डेरा भुगटी हाउस पहुंचे तो नवाब अकबर खान भुगटी के नवासे ताबिश ने अपने नाना की तरफ से इस्तकबाल किया। भुगटी कबीले के लोग भी खासी तादाद में मौजूद थे, लेकिन वफ्द के अरकान और सहाफ़ी रियासती इदारों और मुसल्लह कबीलों के दरमियान जारी जंग में मरकज़ी अहमियत के हामिल नवाब भुगटी से मिलने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन नवाब अकबर भुगटी अपने वफादार कबीलों और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुसल्लह झड़पों में शिद्दत आने के बाद अपने किले को छोड़कर किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। नौजवान ताबिश ने भरपूर कोशिश की कि वो नवाब भुगटी की नुमाइंदगी करते हुए डेरा भुगटी की सूरत हाल पर अपने कबीले का मौक़िफ़ पेश कर दें, लेकिन इंसानी हकूक़ कमीशन की आसमा जहांगीर से रहा न गया और उन्होंने भुगटी कबीले के सरबराह से मुलाकात के इम्कान बारे पूछ ही लिया। ताबिश ने निहायत महज़्ज़ब अंदाज में इस इम्कान को ये कह कर रद्द कर दिया कि नवाब साहब हालत जंग में हैं और उनके खुफिया ठिकाने को मख्फी रखना हिकमत का तकाजा है। उस पर इंसानी हकूक़ कमीशन के अरकान ने लोगों से मुलाकातों का सिलसिला, जबकि सहाफ़ियों ने अपनी पेशा वराना मसरूफियात शुरू कर दी। कुछ देर के बाद एक मुसल्लह कबीली शख्स ने एक ऐसी गाड़ी में बैठने को कहा जिसके हर तरफ कीचड़ की तह चढ़ाकर उसे कैमोफ्लेज किया गया। ड्राइवर ने एक हाथ में वायरलेस सेट थाम रखा था जबकि दूसरे से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी बहुत जल्द शहर से निकलकर कच्चे रेतले और पथरीले रास्तों पर दाएं बाएं और ऊपर नीचे इतनी तेज़ी के साथ चल रही थी जैसे ड्राइवर का मुकाबला कार रेस के वर्ल्ड चैंपियन माइकल शूमेकर से हो। इस तरह सफ़र करते करते गाड़ी अचानक ठहर गई। बाहर निकलकर देखा तो 40-50 के करीब मुसल्लह कबीले एक कच्चे कमरे के गिर्द घेरा डाले खड़े थे। करीब होकर देखा तो लोहे की एक कुर्सी पर सफ़ेद रेश नवाब अकबर खान भुगटी बराजमान थे। उनके पीछे उनके पोते और मुतवक्के जाननशी बरहमदाग भुगटी खड़े गिरदो पेश पर नज़र रखे हुए थे। उस पराना साली के बावजूद नवाब अकबर भुगटी ने आने वाले मेहमानों का खड़े होकर इस्तकबाल करना चाहा, लेकिन बग़ैर सहारे के वो ऐसा ना कर पाए। टाइगर ऑफ बलूचिस्तान कहलाना पसंद करने वाले ये बलोच सरदार, जो हमेशा सतून की तरह सीधा खड़ा होता था, उम्र के हाथों हारता नजर आया। नवाब भुगटी की उम्र उस वक्त 80 साल से ज़्यादा बताई जाती थी, ताहम लबो लहजे में अभी वही पुरानी घनगरज बाकी थी। समीन, आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।